धीरूभाई अंबानी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारी बने, जो कि हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात है। लेकिन एक केस के दौरान उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए। उनके बारे में ऐसा कहा गया कि आज धीरूभाई अंबानी गवर्नमेंट से भी बड़े बन चुके हैं। अगर वे चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं और उसे बना भी सकते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। इस तरह की बहुत सारी निगेटिव बातें धीरूभाई अंबानी के बारे में द पॉलिस्टर प्रिंस नामक बुक में लिखी गई है। लेकिन अंबानी फैमिली द्वारा इस बुक को इंडिया में बैन करा दिया गया है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम धीरूभाई अंबानी के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं, उनकी लाइफ की सही और गलत सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यह कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1932 को, जब गुजरात के जूनागढ़ जिले में धीरूभाई अंबानी जी का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी है। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन भाई हीराचंद अंबानी था और इनके माता का नाम जमुनाबेन अंबानी था। इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी, जबकि इनके फादर एक स्कूल टीचर थे। धीरूभाई अंबानी हमेशा से बिजनेस ही करना चाहते थे और इसलिए अपने गांव में जब वे बहुत छोटे थे तो वे छोटे मोटे बिजनेस करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लिया करते थे। साल 1948 में जब धीरूभाई अंबानी मात्र 16-17 साल के थे, तब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए यमन शहर चले गए, जहां उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी काम करते थे और वहीं पे धीरूभाई अंबानी को अपनी पहली नौकरी मिली, जहां वे पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे और उनकी तनख्वाह वहां पे 300 रुपए पर मंथ थी। धीरूभाई अंबानी के बारे में एक कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस है। जब वे वहां पे काम किया करते थे, तो जब उनको अपनी पहली सैलरी मिली तो वे एक 5 स्टार होटल में चले गए चाय पीने के लिए, क्योंकि वे हमेशा से बड़े बड़े लोगों के साथ रहना पसंद करते थे और इसलिए वे 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीते थे, ताकि वे बड़े लोगों की बातें सुन सके, उनके बीच में खुद को रख सके और उनसे कुछ सीख सके। यमन में उस समय चांदी के सिक्कों की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने वहां पे चांदी के सिक्कों का व्यापार करना शुरू कर दिया, जहां से उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया और वे उनका मतलब उस बिजनेस से वे बहुत ही अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे। धीरूभाई अंबानी ने यमन शहर में लगभग 10 सालों तक काम किया और 10 सालों काम करने के बाद वहां पे वे इंडिया वापस आ गए, क्योंकि उनका सपना था कि वे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसलिए जहां वे काम कर रहे थे यमन शहर में, वहां से 10 साल तक काम करने के बाद वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और कुछ पैसे इकट्ठे किए और वहां से वे इंडिया शिफ्ट हो गए हमेशा के लिए। और यहीं से रिलायंस इंडस्ट्री की कहानी की शुरुआत होती है। 1958 में जब धीरूभाई अंबानी मात्र 26 साल के थे, तब वे अपने एक नए सपने को लेकर मुंबई शहर में गए और वहां पर उन्होंने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से एक नई कंपनी को शुरू किया। इस कंपनी को उन्होंने अपने एक कजन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर शुरू किया था। यह एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि मसालों का बिजनेस करती थी और यह बिजनेस बहुत ही सही चल रहा था और इसलिए 1961 में वे पॉलिस्टर के बिजनेस में भी आ गए और उन्होंने पॉलिस्टर को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद धीरूभाई अंबानी को यह समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में उतना पैसा नहीं है जितना कि मैन्युफैक्चरिंग में है और इसलिए 1966 में उन्होंने नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल सेटअप करने का फैसला किया। इनका सिंपल सा गोल था कि जो पॉलिस्टर ये लोग बेचते हैं उसको अब ये लोग खुद से बनाएंगे भी और इसलिए उन्होंने एक नए मिल को सेटअप किया वहां पे नरोदा में। यहाँ पे जो पहले कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, उस नाम को बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया गया। अब तक धीरूभाई अंबानी सिर्फ ट्रेडिंग के बिजनेस में थे, लेकिन अब वे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी एंटर कर चुके थे। साल 1975 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम इंडिया विजिट करती है धीरूभाई अंबानी की मिल को देखने के लिए और वे लोग मिल के सेटअप को देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने इसे इंडियाज फाइनेस्ट कंपोजिट टेक्सटाइल मिल का इसे दर्जा दे दिया। यहाँ तक कि जापान के एक न्यूज मीडिया ने कहा कि हमारे देश में इंडिया से ज्यादा पॉलिस्टर बनता है, लेकिन धीरूभाई अंबानी जी ने अपने मिल में जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जितना बेस्ट तरीके से उन्होंने मिल को सेटअप किया है, उतना ज्यादा हमारे देश में भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया है। साल 1976 तक धीरूभाई अंबानी जी को हमारे देश का टेक्सटाइल किंग कहा जाने लगा। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी के शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का फैसला किया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने अपने शेयर को लॉन्च कर दिया। धीरूभाई अंबानी का अपने हर एक शेयर होल्डर के साथ एक पर्सनल कनेक्शन था। वे सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। अपने हर शेयर होल्डर को वे एक दोस्त की तरह मानते थे, अपना मानते थे और वे सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले एक लीडर थे। 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी जी ने अपने एम्पायर को टेक्सटाइल से हटकर पेट्रोकेमिकल में एंटर करने का फैसला किया और उन्होंने महाराष्ट्र के पातालगंगा में अपना पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट एस्टेब्लिश किया। यह एक बहुत ही रिस्की स्टेप था, लेकिन धीरूभाई अंबानी जी का विजन बहुत ही ज्यादा बड़ा था।
इस इंडस्ट्री में धीरू भाई अंबानी जी के सामने उनके कुछ नए कंपटीटर्स आए जो कि उनको रोकना चाहते थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी हमेशा से अपने कंपटीशन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जाने जाते थे। 80 के दशक तक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने भी अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और वे धीरू भाई अंबानी के बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ाने में उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे थे। 1985 तक धीरू भाई अंबानी का विमल ब्रांड पूरी तरह से फेमस हो चुका था। कपड़ों के हर दुकान पर विमल ब्रांड के ही पोस्टर्स और होर्डिंग लगे हुए थे। इस समय तक धीरू भाई अंबानी ने टेक्सटाइल में एवं पेट्रोकेमिकल में अपना एक बहुत बड़ा नाम बना लिया था, लेकिन उनका सपना बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वे यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करेंगे और उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। 1990 तक धीरू भाई अंबानी भारत के सबसे बड़े व्यापारी बन चुके थे और उनके सामने कोई भी कंपटीशन नहीं था। वो मतलब उनका नाम उस टाइम ऐसा था जैसे अभी के टाइम में किसी फिल्म स्टार की होती है और किसी क्रिकेटर की होती है। धीरू भाई अंबानी उस टाइम भारत के सबसे दिग्गज व्यापारी थे। वे जिस सपने को लेकर मुंबई शहर में गए थे, उस सपने को उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पे पूरा कर लिया था। धीरू भाई अंबानी की लाइफ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही है। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। उस टाइम 1989 में ऐसा कहा गया कि धीरू भाई अंबानी के एक एम्प्लॉय कीर्ति अंबानी ने नुस्ली वाडिया के मर्डर की प्लानिंग की थी और इसलिए पुलिस ने कीर्ति अंबानी को गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सी से धीरू भाई अंबानी की जिंदगी घिरी हुई थी और इस तरह की बहुत सारी निगेटिव बातें धीरू भाई अंबानी के बारे में द पॉलिस्टर प्रिंस नामक बुक में लिखी गई थी, लेकिन अंबानी फैमिली ने इस बुक को इंडिया में बैन करा दिया। 1966 में जब धीरू भाई अंबानी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर किया, तब उनके सामने बहुत बड़े बड़े कंपटीशन थे। उनको एक बात समझ में आ गया था कि अगर बिजनेस में बहुत आगे जाना है और बिजनेस की दुनिया में टॉप पे पहुंचना है तो सिर्फ बिजनेस करने से काम नहीं चलेगा, उनको बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने होंगे। और इसलिए धीरू भाई अंबानी ने इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इनके जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इनके पावर का इस्तेमाल करके वे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। पॉलिस्टर यार्न के बिजनेस में धीरू भाई अंबानी के दो सबसे बड़े कंपटीशन थे, कपिल मेहरा एवं नुस्ली वाडिया। कपिल मेहरा को बहुत ही आसानी से धीरू भाई अंबानी ने अपने कंपटीशन से बाहर कर दिया, लेकिन नुस्ली वाडिया धीरू भाई अंबानी के लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन थे, क्योंकि उनका खुद का अपना एक पुश्तैनी बिजनेस था और वे भी मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम के। धीरू भाई अंबानी और नुस्ली वाडिया के बीच का यह बिजनेस वॉर काफी समय तक चला, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके नुस्ली वाडिया को भी कंपटीशन से हटा दिया और वे चाहते थे कि नुस्ली वाडिया को पूरी तरह से वे बर्बाद कर दे। और 60 के दशक में जब धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस जर्नी को शुरू किया, तो उस टाइम इंडिया में लाइसेंस राज हुआ करती थी। यानी अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने होंगे और बहुत तरह की लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने उनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन था वहां पे, तो उस कनेक्शन का इस्तेमाल करके वे अपने लिए स्पेशल लाइसेंस बनवाते थे। कई मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि धीरू भाई अंबानी ने अपने फायदे के लिए सिस्टम को मिसयूज किया और पूरे सिस्टम को तोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के ओनर रामनाथ धीरू भाई अंबानी के खिलाफ थे और वे किसी भी कीमत पे धीरू भाई अंबानी को रोकना चाहते थे। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के ओनर ने धीरू भाई अंबानी के ऊपर बहुत सारे निगेटिव आर्टिकल्स लिखे ताकि मार्केट में उनका नाम खराब हो। और लेकिन फिर भी धीरू भाई अंबानी ने यहाँ पे भी अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया और यहाँ से भी इस समस्या से भी वो बाहर आ गए। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि तरक्की इतनी करो कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। और धीरू भाई अंबानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मनु मानिक ने धीरू भाई और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी। मनु मानिक को उस टाइम स्टॉक मार्केट का सबसे खतरनाक विलेन कहा जाता था। आपने स्कैम 1992 में इस बंदे को जरूर देखा होगा। यह बंदा इतना पावरफुल था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर को आसमान से सीधा जमीन पे ला देता था और इसलिए कोई भी कंपनी के ओनर इनके खिलाफ जाने से भी डरता था। और उस टाइम इनको द ब्लैक कोबरा के नाम से जानते थे लोग। इनका दबदबा इतना ज्यादा था कि कोई भी बड़ी कंपनी इनकी इजाजत के बगैर कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेती थी। यानी किसी कंपनी का सीईओ कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, ये सारी चीजें मनु मानिक ही डिसाइड करता था। और यदि कोई बिजनेसमैन उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता तो मनु मानिक उनकी कंपनी के शेयर को इतना नीचे गिरा देता कि वह कंपनी पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाती थी। और इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके नाम से भी डरते थे उस टाइम। जब मनु मानिक और धीरू भाई अंबानी आपस में टकराए तो यह लड़ाई बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि ये दोनों अपने अपने फील्ड के बेताज बादशाह थे।
दरअसल मनु मानिक ने देखा कि एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, तो उन्होंने इस कंपनी की शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। और इस वजह से रिलायंस की अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी इस कंपनी की ग्रोथ इस कंपनी के शेयर की कीमत लगातार नीचे गिरने लगी। जब धीरू भाई अंबानी को यह बात मालूम हुआ कि मनु मानिक उनकी कंपनी की शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, तो उन्होंने एक टीम को तैयार किया और अपनी टीम को बोला कि जितना ज्यादा हो सके वे रिलायंस के शेयर को खरीदना शुरू कर दे। इधर मनु मानिक रिलायंस के शेयर की शॉर्ट सेलिंग कर रहा था और उधर धीरूभाई अंबानी की टीम रिलायंस के शेयर को कंटिन्यू खरीदे जा रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि मनु मानिक के शॉर्ट सेलिंग करने के बावजूद भी रिलायंस के शेयर की कीमत नीचे नहीं गिरी, बल्कि इसके बजाय उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई और धीरूभाई अंबानी ने मनु मानिक को उसके गेम में ही हरा दिया। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप चाहो तो हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।